नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जवाब तो चाहिए मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली और कोलकाता समेत 12 जगहों पर छापेमारी की। ईडी ने दिल्ली स्थित नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर भी छापेमारी की। यहां पर नेशनल हेराल्ड का पब्लिकेशन ऑफिस है। ईडी सुबह 10 बजे हेराल्ड हाउस में दाखिल हुई थी और ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में हाल ही में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ भी की थी। इतना ही नहीं, इससे पहले राहुल गांधी से भी इस मामले में पूछताछ जो कि हो चुकी है पहले, उसके बाद सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी। और उधर कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ देश भर में सत्याग्रह किया था। और उधर कांग्रेस ने इस ईडी की छापेमारी को लेकर कहा कि यह चौंकाने वाला है। जो आज छापेमारी हुई है इसको लेकर आज भी प्रदर्शन हुआ और यह राजनीतिक बदले की अलावा कुछ भी नहीं है। इस तरह के तमाम आरोप जो कि कांग्रेस के नेताओं के द्वारा लगाए जा रहे हैं, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नेशनल हेराल्ड केस मामले में ईडी की टीम हेराल्ड हाउस पर छापेमारी करने पहुंची। ईडी ने एक साथ 12 ठिकानों पर छापेमारी की और कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पिछले दिनों ही ईडी ने पूछताछ की थी। सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने सत्याग्रह भी किया था। दरअसल बीजेपी नेता और वरिष्ठ वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर की थी और आरोप लगाया था कुछ कांग्रेस नेताओं ने गलत तरीके से यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए एसोसिएट जर्नल लिमिटेड का अधिग्रहण किया। उन्होंने आरोप लगाया था ये सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को टीजीएल की संपत्ति का अधिकार दिया गया। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस के अलावा सुमन दुबे और सैम पित्रोदा को आरोपी बनाया गया। इन आरोपियों में से मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस की साल 2020 और 2021 में मौत हो चुकी है। बाकी बचे सभी आरोपियों को दिसंबर 2015 में इस मामले में निचली अदालत से जमानत मिली हुई है। साल 2014 में ईडी ने इस मामले की मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की। 18 सितंबर 2015 को ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस को जांच के लिए फिर से खोल दिया। अब सवाल यह है कि ईडी की इस कार्रवाई में और कितने राज खुलते हैं। न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज। नेशनल हेराल्ड का मामला तो बिल्कुल खुला हुआ है। आप सभी जानते हैं कि 5 लाख रुपए से जो कंपनी खोली गई वो 2000 करोड़ की मालिक बन गई। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि कांग्रेस पार्टी के उस समय कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा, यंग इंडिया के डायरेक्टर मोतीलाल वोरा और नेशनल हेराल्ड और जो हमारा जो ये चला रहा था एसोसिएट जर्नल, उसके भी वो अधिशासी अधिकारी। तो एक ही आदमी तीनों जगह पर पैसे का स्वयं लेन देन कर रहा है, उसमें कहीं पर भी कुछ ऐसा रह नहीं जाता। और ये भी जानना चाहिए कि ये मामला बहुत लंबे समय से चल रहा है। 2015 से राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी दोनों ऑन बेल है। उसके बाद भी उन्होंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह पर ऐसे प्रयास किए, कहीं से उनको कोई भी इस तरह का आदेश नहीं प्राप्त हुआ जो उनकी दुश्वारियों को कम कर पाता। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है ये। और इस बीच यहां पर दफ्तर समेत अबू धाबी की नेशनल हेराल्ड के दफ्तर समेत कुल 12 ठिकानों पर ईडी के छापे पड़े, जिसके बाद से हंगामा आज भी देखने को मिल रहा है। और इस बीच यहां पर सोनिया और राहुल से पूछताछ के बाद एक्शन में नजर आ रही है ईडी, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए। सबसे पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ हैं रमेश ठाकुर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रमेश जी, आपका बहुत स्वागत है। मधु मुकुल त्रिपाठी हैं, सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता। मधु, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ रमाकांत मिश्रा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। रमाकांत जी, बहुत स्वागत है आपका। रत्नेश मिश्रा हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। रत्नेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले रत्नेश जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगा। आज जब पूछताछ होती है तब भी हंगामा होता है, जब छापा पड़ता है तब भी हंगामा होता है। जो आज कार्रवाई हुई है उसके बाद हंगामा क्यों? सबसे पहले आपका रिएक्शन।
देखिए, हमने कभी कार्रवाई का विरोध नहीं किया है और ईडी कार्रवाई कर रही है तो वो उसका अधिकार क्षेत्र है, करती रहे, लेकिन टारगेटेड कार्रवाई किए जाने का हम विरोध करते हैं और केवल परेशान किए जाने के लिए कार्रवाई किए जाने का हम विरोध करते हैं। और एक केंद्रीय संस्था का केवल विरोधियों के दमन के लिए प्रयोग किए जाने का हम विरोध करते हैं। हमने कभी इस बात पर नहीं किया क्यों कार्रवाई कर रहे हैं। जो केस बंद हो गया था, जो प्रकाशन बंद हो गया है, वो हमारी नेहरू जी ने अपनी संपत्ति से उसको खोला था। अब उसके जो चीज नहीं चल रही थी उसके लिए आपको आधार बनाकर केवल आप देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के जो बड़े नेताओं को परेशान करने का प्रयास कर रहा है, इसका विरोध हो रहा है। और संभव ही मैं बताना चाहूंगा कि कार्रवाई कहाँ होनी चाहिए। मैं आप थोड़ा सा विषय से अलग हटूंगा, 2 मिनट केवल मेरी आपसे विनती है कि मुझे सुनिएगा जरूर, क्योंकि इस बात को बोलने के लिए कहीं ना कहीं मुझसे कहा गया है, मुझे जनता ने कहा है कि आप इस मुद्दे पर बोलिए। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में एक ब्राह्मण बेटी का प्रशांत सिंह नाम के व्यक्ति ने दिन दहाड़े अपहरण कर दिया और उस बेटी का पिता अयोध्या में मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करता है, मुख्यमंत्री जी उससे नहीं मिलते। उसकी बेटी आज 18 दिन से गायब है, उसको ढूंढकर नहीं लाया जा रहा है, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उसके यहाँ पर रत्नेश जी ईडी की कार्रवाई हो रही है, ईडी पे नहीं, मतलब अब आप ईडी को ये सिखाएंगे कि कहाँ छापा मारना है और कहाँ छापा नहीं मारना है। पिता की आवाज रख रहा हूँ, एक पिता का दर्द रख रहा हूँ, जो उसने मुझे फोन पर रोते हुए कहा है। अभी मुद्दा ईडी का है रत्नेश जी, दिल्ली का मुद्दा है। ईडी कहूंगा, बिल्कुल कहूंगा ईडी पे, बिल्कुल ईडी का। आप अब मुद्दे पर रहिए। चैनल के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अरविंद पांडे की बेटी जो 17-18 दिनों से मेरा आपसे सवाल ये था रत्नेश जी, आपने ये नहीं बोला, मेरा जो सवाल था आपने उसका जवाब नहीं दिया। हंगामा क्यों करते हैं? पूछताछ होगी तब भी हंगामा, और जब छापा पड़ेगा तब भी हंगामा। कहेंगे हमको डरा रहे हैं। अब जब हंगामा करते हैं तो लगता है कि आप वाकई में डर गए हैं। अभी आप मुद्दे पर रहिए। अरे संभव जी, कौन डर गया है, कौन नहीं डर गया, ये देश पूरी तरह जानता है। आज आपने प्रधानमंत्री जी की भाषा शैली देखी है। अरे प्रधानमंत्री ना हो गया गली का, क्या कहते हैं, गली साहब गुंडा हो गया। उनकी भाषा इस प्रकार से दिख रही है। इनके सांसद सदन में कैसा बोलते हैं कि हम लोगों को फ्री फंड में खिला रहे हैं। अरे तुम्हारे बाप का पैसा है, फ्री फंड में खिला रहे हो। निशिकांत दुबे अपना खेत बेच के पैसा ला रहे हो, तो जनता को फ्री फंड में खिला रहा है। चलिए अब मैं जवाब ले लेता हूं आपका, ठीक है? रमाकांत जी, जो तमाम आरोप लगाए हैं रत्नेश जी ने, उस पर आपका रिस्पॉन्ड। और देखिए संभव जी, ये मामला चूंकि एक ये जो नेशनल हेराल्ड केस है, इसकी तौर पर 2012 का मामला है और ईडी ने इस चीज को 2014 में स्वतः संज्ञान लिया हुआ था। और जिस तरह से अभी इसकी क्वेरी चल रही है और जिस तरह से पूछताछ चल रही है, केवल आरोपों का पुलिंदा जिस तरह से। अब एक चीज बताइए, ईडी की कार्रवाई के ऊपर में जिस तरह से प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, ये ईडी को कार्रवाई करने का जो अधिकार है ये संविधान ने दिया है और देश के कानून ने दिया है। ईडी क्या, मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है जो कि ईडी की कार्रवाई कोई मनमानी कार्रवाई नहीं है, ये बिल्कुल संविधान और कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। अब देखिए, जब जिस तरह की बातें अगर यहाँ पर चल रही है, जब क्वेरी होता है तो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर में ये आरोप होता है, वो व्हील चेयर पर चले जाते हैं, किसी को याददाश्त चली जाती है। ये बहुत बड़ी विडंबना है, खास करके देश के पैसे को लूटा जा रहा है और जब उनसे जवाब तलब किया जा रहा है तो वो व्हील चेयर पर चले जाते हैं। उनको जो है सो फिर उसके बाद कहते हैं जो कि नहीं मेरा तबीयत अस्वस्थ हो गया। ये किस तरह की कार्रवाई में किस तरह का ये रिएक्शन है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी सब पूछताछ हो रही है, इनके कार्यकर्ता सत्याग्रह करके बैठे। 1947 में सत्याग्रह का मतलब हम लोग समझते थे, लेकिन 2022 में ये कौन सा सत्याग्रह है? जब एक चीज बताइए, जो कि जब आपको ये लग रहा है जो कि नहीं इसमें सब कुछ सही है, तो आप ईडी के प्रश्न का सही से सही जवाब दे दीजिए। जिस तरह से एजेएल के शेयर को आप लोगों ने एक वाईएल का कंपनी बना करके और सारे शेयर अपने नाम पर ट्रांसफर कर दिए और सारे मानकों को बिल्कुल आपने दरकिनार करते हुए जिस तरह से उसके स्वामित्व आपने अधिकार पूरी तरह से ले लिया, ये बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है क्योंकि आपकी मंशा ठीक नहीं थी। आज देख लीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में भी हर जगह ऐसा कहा जा रहा है, दिल्ली के अंदर की बात हो,
चाहे नेशनल हेराल्ड केस में, हर जगह यही कहा जा रहा है क्योंकि आपके पास, ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं इस चीज को पूछने के लिए और इस केस को चलाने के लिए। सब लेकिन कुछ सही रमाकांत है, जी, चूंकि लेकिन यहाँ पर उसके बावजूद कांग्रेस भी ये भी कह रही है, कांग्रेस के तमाम नेताओं के आज बयान आए हैं, उन्होंने कहा कि अपने अपोनेंट्स को दबाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। अब देखिए, ये अधिकार मैं कह रहा हूं, आज केंद्र में हमारी सरकार है। मैं आपको बता देता हूं, जो 2003-4 से लेकर के 2013-14 तक इन लोगों ने 114, मात्र 114 ऐसे थे जिसके अंदर में ईडी ने चार्जशीट दाखिल करी थी और उसमें एक भी कन्विक्ट नहीं हुआ था। और 2014 से लेकर के 2022 के बीच में 888 ऐसे ईडी ने चार्जशीट दाखिल किए जिसमें 23 कन्विक्ट भी हुए हैं और डिफरेंट स्टेज पर ये सारे केसेज हैं। मैं एक चीज इनको मैं बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पर कोई दलगत राजनीति नहीं हो रही है, दलगत किसी तरह का किसी को दबाया नहीं जा रहा है। ईडी अपने अधिकार को पूरी तरह से आज भ्रष्टाचार के ऊपर में जिस तरह से तो फिर राहुल गांधी कैसे कह रहे हैं कि ना हम डरेंगे ना डराने देंगे, एकजुट होकर सामना करेंगे तो ये डर जाएंगे, तानाशाह के हर फरमान से आगे भी लड़ेंगे, इस तरह की फिर बातें क्यों कह रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, ये इस तरह का जो आरोप है बिल्कुल निराधार आरोप है। और आप जब 55-60 सालों से थे, उस समय में भी ईडी थी, उस समय में भी सीबीआई था, लेकिन किसी इस तरह से तो कोई ऐसा नहीं कह रहा था जो कि जिस तरह से आप लोग सत्याग्रह करके बैठे हुए हैं, आप लोग प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं, देश का पैसा लूट रहे हैं और आपसे जवाब तलब किया जाता है तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं, खास करके आप उसमें भी राजनीति ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो इस तरह की बातें नहीं चलेगी और देश को आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक, रमेश ठाकुर जी, जैसा हमने देखा पूछताछ के दौरान जमकर हंगामा बरपा था, आज भी जिस तरह से प्रदर्शन हुआ छापेमारी के दौरान, क्या लगता है कि ये तमाम चीजें सियासी जंग अब ले सकती हैं, सियासी संग्राम फिर आगे चलकर छिड़ सकते हैं, इसको लेकर भी? नहीं, जो अब छिड़ा हुआ है पूरे एपिसोड को लेके वो कम थोड़ी है। रही बात, देखिएगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता या मंत्री तो उनके कार्यकर्ता इस तरीके से बाहर हंगामा काटते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी का होता तो उनके पीछे इस तरह की हरकतें होती। और सबसे बड़ी बात है संभव जी, यहाँ इस पूरे एपिसोड को हमें समझने की जरूरत है। वो समझने में ये आता है कि देखिए, ईडी की कार्रवाई जिस तरीके से इस समय चल रही है, चाहे महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो और भी कई राज्यों में हो, तो उसको देख के तो ये लगता है कि जैसे महाराष्ट्र में संजय राउत के ऊपर ईडी ने उनको बुलाया, जांच करी, तो उनको लगा तुरंत ही उनकी गिरफ्तारी कर ली। यही सत्येंद्र जैन के साथ में हुआ है, हेल्थ मिनिस्टर जो दिल्ली के हैं, उनको भी जांच के लिए बुलाया, तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो गई। अब बात आ जाती है हेराल्ड केस में, ये 2000 लगभग 10-15 साल से पुराना है। 2008 में इनका प्रकाशन बंद हो गया है, उसके बाद से जमानत पे दोनों माँ बेटे हैं, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, सारी चीजें सामने आ चुकी हैं, आरोप क्या है और नई चीजें इसमें खोदने के लिए मुझे लग रहा ज्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है। तो अब ईडी गिरफ्तारी तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, जब आपको लग रहा है कि दोनों ने अनियमितताएं की हैं, बहुत सारी चीजें उनके पास हैं एविडेंस के तौर पे, तो फाइनल स्टेज पे ईडी क्यों नहीं पहुंच पा रही? ये पूरा देश जानना चाहता है, पूरा सब लोग जानना चाहते हैं। तो इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि ईडी कोई जल्दबाजी नहीं करना चाह रही हो, या पीछे सरकार को जो बैकडोर से जो इनके पीछे जो सारी चीजें हो रही हैं, चल रही हैं, तो उसमें कोई जल्दबाजी तो नहीं करना चाहिए। इसका अंत क्या होगा, कब तक जांचें होंगी, कितनी बार इनको बुलाया जाएगा? आज 12-13 घंटे से जो जांच इसमें हेराल्ड के दफ्तर में हो रही है, इसका निकलेगा क्या? मुझे लग रहा पैनल में अधिवक्ता बैठे हुए हैं, वो बताएंगे इसमें कि इसका एंड क्या होएगा और कहां तक ये जांच चलेगी, और जो गिरफ्तारियां इसमें होने की संभावित जो इसी चीज को समझने की कोशिश कर लेते हैं मधु सर से। नहीं आ रहा जी, मधु सर आप समझाइए, ये चीजें कहां जा रही हैं, इसका अंत कहां होगा? आप इन तमाम चीजों को देखकर क्या समझ पा रहे हैं सर? देखिए संभव जी, अगर आप जो परिप्रेक्ष्य चल रहे हैं, जिसके विषय में हंगामा बरपा हुआ है, अगर इसको देखेंगे तो तथ्य तो हैं। क्योंकि जहां तक नेशनल हेराल्ड और ये कांग्रेस पार्टी का विषय आता है, इसमें पित्रोदा हैं, सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, वोरा जी थे, ये लोग पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, अगर कुछ नहीं था तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इनको रिलीफ दे देता, फिर ये हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट ने भी इनको रिलीफ नहीं दी। इसका मतलब ईडी ने कुछ विषय रखे जो इनके खिलाफ थे, फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए, सर्वोच्च न्यायालय ने भी इनको टर्न डाउन कर दिया, केवल एक रिलीफ दी कि पर्सनल अपीयरेंस,
इट मीन्स कि ईडी के पास है। अब दूसरा विषय, इन्होंने साइड लाइन किया। देखिए हमारे देश में दुर्भाग्य क्या है, अगर अभी आप शंभू जी आपके खिलाफ कोई केस हो, आप अरेस्ट हो जाएंगे, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत देर में अरेस्ट होते हैं, क्योंकि हंगामा का डर होता है। सुप्रीम कोर्ट चूंकि मधु सर पहले ही कह चुका था, पहले ही जब इसको लेकर यहाँ पर जंग लड़ी जा रही थी, तमाम बड़े बड़े वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह भी जब वहां पर पैरवी करने गए थे, वो कह रहे थे कि इस केस में कोई दम नहीं है, जान नहीं है, इसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को समझा, कुछ ना कुछ तो है, ट्रायल तो फेस करना होगा। लेट मी फिनिश, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि इन्होंने क्या किया, जब सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला तो चिदम्बरम के माध्यम से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया कि जो ईडी है उसके पास न अरेस्ट का पावर है, न अटैचमेंट का पावर है, न सर्च का पावर है। अभी 28 जुलाई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 545 पेज के जजमेंट में क्लियर किया कि ईडी के पास बिल्कुल पावर है अरेस्ट करने का, प्रॉपर्टी को अटैच करने का, सर्च करने का। अब भी आपने एक प्रश्न उठाया था कि ये चीजें कहां जा रही हैं। जाहिर है इन चीजों की पता जो है कांग्रेस पार्टी को है कि ये अरेस्ट होंगे और कन्विक्शन होगा, तो हंगामा कर रहे हैं कि ये जो खा गए हैं पैसे, जिसको लूट लिया है उससे बचे रहें। जो इसका एंड मुझे लग रहा है 100% कन्विक्शन लग रहा है, क्योंकि अगर एविडेंस ना होते, एविडेंस बेस ना होता, तो देश के टॉप पॉलिटिकल पार्टी के टॉप लीडर के खिलाफ कोई भी कोर्सिव एक्शन ईडी कभी न लेती, क्योंकि ईडी को भी डर है कि अगर कुछ हुआ, इधर का उधर हुआ, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम होगी। इट मीन्स दे हैव एविडेंस, उनके पास एविडेंस है और इसमें कन्विक्शन होगा, उसी से बचने के लिए ये सारा हंगामा हो रहा है। क्योंकि आप देखेंगे जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसमें सेक्शन 9 जो है प्रोविजन देता है अरेस्ट का। इन्होंने इशू उठाया एफआईआर का, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है वही उनकी एफआईआर है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सेक्शन 9 के तहत ईडी के पास फुल फ्लैश पावर है अरेस्ट करने का। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सेक्शन 5 उनको प्रोविजन में पावर देता है अटैचमेंट का। इन्होंने सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में कह दी। जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको टर्न डाउन कर दिया, तो अब ये सड़कों का माध्यम उठा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में जो अधिनियम हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो काम न करें। केवल अगर ये चाहते हैं जो वही काम करें, देखिए संभव नहीं हो सकता। न्याय जो है, न्याय व्यवस्था एक अधिनियम के तहत चलती है। अब वो अधिनियम है, जब तक वो है तब तक वो फोर्स एनफोर्समेंट मतलब उनका प्रभाव रहेगा। ठीक है सर। रत्नेश जी, अभी आपने मधु सर की तमाम बातों को सुना और मुझे उम्मीद है कि आपने तमाम जो कानूनी दांव पे जो उसको आपने बहुत अच्छे से सुन लिया होगा, समझ लिया होगा। जब यहाँ पर ये तमाम चीजें अदालत के निर्देश के बाद यहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है, तो फिर आप हमेशा केंद्र पर ही हमलावर क्यों रहते हैं कि ईडी ने ये कर दिया, ईडी इडियट हो गई, फिर इस तरह के आरोप क्यों लगाते हैं फिर आप? देखिए मुकुल त्रिपाठी जी काफी सीनियर एडवोकेट है उनका, क्योंकि मैं जब सिविल सर्विस की तैयारी करता था तो हम लोग को एक टीचर ने कहा था, अगर भारत का कोई सबसे मजबूत व्यक्ति होता है तो सुप्रीम कोर्ट का वकील होता है। तुम चाहे आईएएस बन जाओ चाहे आईपीएस बन जाओ, उसके केबिन में जाओगे तो मार के भगा देगा, डांट के भगा देगा, तुम उसका। इसलिए आज मैंने मधु सर को यहाँ पे बुलाया है ताकि आप मुद्दे से न भटक पाए, मुद्दे पर ही रहें। तो मैं समझ पा रहा हूँ। देखिए इन्होंने बताया कि कन्विक्शन तक जा रहा है, वही तो कांग्रेस पार्टी भी चाहती है भाई कि आप कब तक इस तरह परेशान करेंगे। आप फाइनल स्टेज पे इसको पहुंचाइए ना। किसने रोका है आपको कन्विक्ट करने से? अरे तो बीजेपी कौन पहुंचाएगा इसको? अदालत पहुंचाएगी, ईडी पहुंचे, कौन पहुंचाएगा? अरे भाई ईडी ही तो जाके कोर्ट में एविडेंसेस रखेगी भाई। कब रखेगी? तो ईडी को जांच करने दोगे तब ना, ईडी के सामने जब आप पेश होगे तब ना। आप जब पेश होगे तब भी हंगामा, जब छापा पड़ेगा तब भी हंगामा। अब ईडी करे तो करे क्या? सुनिए, ईडी ने बुलाया, सोनिया जी और राहुल जी दोनों उनके सम्मुख पेश हुए, पूछताछ की गई। ठीक, हम चूंकि अभी जो रमेश ठाकुर जी ने कहा, क्योंकि हम राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम अपने नेता के साथ खड़े होंगे और ये दिखाता है कि पार्टी की मजबूती क्या है। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं। मधु सर अभी आ रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा। अभी पहले रत्नेश जी अपना कंप्लीट कर लें, मैं आपके पास आता हूं। वो अपने नेताओं में फेथ रखते हैं कि नहीं रखते हैं? अब देखिए, जो भी देखिए
मैं उतनी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस में नहीं जाऊंगा, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है जो मधु जी के अनुसार हो सकता है तो भाई बिल्कुल करिए, लेकिन ये कुल मिला के ड्रामा बंद करिए। आप ये जो राजनीतिक ड्रामा करवा रहे हैं और राजनीतिक रूप से देखिए सब हंस रहे हैं, कौन करवा रहे हैं ड्रामा, मुझे बताइए तो कौन करवा रहा है? संभव जी मैं जरा जी एक सेकंड, चलिए मधु रमाकांत सर मैं आपके पास आता हूं, एक मधु सर कुछ बात कहना चाह रहे हैं, मधु सर कह दीजिए अभी। शंभू जी, एक तो मैं अपने अभिन्न दूंगा कि सारी राजनीतिक पार्टियां ऐसा करती, मुझे याद आता है कि नरेंद्र मोदी जी सीएम हुआ करते थे, उनका बहुत ज्यादा हरासमेंट हुआ, उनको बुला करके उनसे क्रॉस क्वेश्चन किए गए, लेकिन किसी भी पार्टी के लोगों ने जाकर कोई हंगामा नहीं किया, पहला विषय। दूसरा, मैं उनको करेक्ट कर रहा हूँ। दूसरा, रत्नेश जी को मैं सम्मान करता हूँ, हमारे यंग छोटे भाई हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इनको मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि कोर्ट में या ईडी या पुलिस जो भी अथॉरिटीज हैं, एनफोर्समेंट जो भी अथॉरिटीज हैं, वो एविडेंस कोर्ट में ले जाती हैं, न कि राजनीतिक पार्टी में। मेरी छोटी सी जो जानकारी है, जितनी भी एनफोर्समेंट अथॉरिटीज है, नो डाउट कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है, लेकिन जो एविडेंस की बात होती है, पूछताछ के बाद जब उनके पास नई चीजें आती हैं तो उसके अनुसार वो एविडेंस कलेक्ट करते हैं। जैसा कि मेरे मित्र ने कहा कि पूछताछ तो कर लिया, पूछताछ करते समय आपने हंगामा किया, उनके ऊपर दबाव रहा, धीरे धीरे कुछ चीजें आई। अब देखिए, पूछताछ के बाद ही नेशनल हेराल्ड पर उन्होंने रेड किया है। रेड करने पर ऐसा भी सूचना आई है कि उनको कुछ एविडेंस मिले हैं, वो उसको जब्त किया है। आई एम श्योर कि सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी को दोबारा ईडी बुलाएगी। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, उनको जो नए एविडेंस मिले हैं, नई चीजें ले आई हैं, अब उसके अनुसार एविडेंस कंप्लीट करेंगे, फिर अपना इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करेंगे। जैसे पुलिस क्या करती है, एफआईआर लेती है, एफआईआर के बाद चार्जशीट करती है, ये भी चार्जशीट करेंगे। उसके बाद देखिए, अगर ये अरेस्ट नहीं करते हैं तो इनको विदाउट अरेस्ट चार्जशीट फाइल करेंगे, कोर्ट के संज्ञान में आएगा, कोर्ट ट्रायल फेस करेगा, तुरंत कन्विक्ट नहीं कर देगा कि कोर्ट ने चार्जशीट फाइल हुई, सजा दे दिया। कोर्ट भी ट्रायल फेस कराएगा, एविडेंस को वैल्यू देगा, इन क्रॉस क्वेश्चंस होंगे, उनके एविडेंस को वे किया जाएगा, उसके बाद कोर्ट का जजमेंट आएगा, तब कन्विक्शन होगा। एक दिन में नहीं हो सकता। और कोर्ट जो है किसी पार्टी के कंट्रोल में नहीं है, न माननीय सर्वोच्च न्यायालय न डिस्ट्रिक्ट न्यायालय। चलिए रमाकांत जब जवाब दीजिए, और साथ में इसको मैं इंक्लूड करूंगा कि यहाँ पर कांग्रेस के ये भी नेता कह रहे हैं कि आप आईटी के मामले को ईडी में मिक्सअप कर रहे हैं। आप देखिए संभव जी, यहाँ पर अभी मधु जी भी कह रहे हैं, तो ईडी कोई पुलिस अधिकारी नहीं होता, ये कोर्ट ने भी स्पष्ट किया हुआ है। इसीलिए ईसीआर और एफआईआर की जो बातें हो रही थी, ये बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। रत्नेश जी कह रहे हैं जो कि इस सब जब सारी पूछताछ हो चुकी है तो क्यों न उनको कन्विक्ट करके, मतलब कांग्रेस के भी कार्यकर्ता प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे राहुल जी को और सोनिया जी को अब आप कन्विक्ट कर दीजिए उसको, और उनको जो सजा देनी है दे दी। अरे ये मनमाने तरीके से रत्नेश जी नहीं चलता है, हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है, जो हमें भी पता है और आप सबको पता है। यहाँ पर सारे प्रबुद्धजन इस पैनल में बैठे हुए हैं, हर एक की अपनी प्रोसेसिंग होती है। आज मान लीजिए कोई एजेंसी, देखिए कौन नहीं चाहेगा इस देश में भ्रष्टाचार न रहे, सब कोई चाहेगा जो कि भ्रष्टाचार मुक्त ये देश बने। निश्चित तौर पर तभी जाकर के हर एक की तरक्की होगी। आज हम अगर 140 करोड़ की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे नहीं बात करते हैं। जब हम देखते हैं जो चाहे अपराध मुक्त हो हमारे, क्योंकि इसमें सबका सहयोग चाहिए, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, इस तरह का देश हम सब चाहते हैं। इसीलिए आज अगर हम कह रहे हैं जो कि हर घर तिरंगा, तो हर जगह राष्ट्रवाद का एक नारा होना चाहिए, देश के प्रति सम्मान होनी चाहिए, और जनता को वहां पर जो उनका हक है, जनता के पैसे का दुरुपयोग ना हो। आज जनता हमें विश्वास करके चुन करके यहाँ पर संसद में भेजती है, और हम हर एक संस्था का ऐसे दुरुपयोग करेंगे, ये बिल्कुल जनता कभी भी अपेक्षा नहीं करेगी। इसलिए मैं कहता हूं, ईडी हो चाहे सीबीआई हो, आज हम देख रहे हैं जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर में आप सीबीआई को जाने नहीं देते, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर में किस तरह का हाल हुआ था, आप ईडी की कार्रवाई के ऊपर में संशय उत्पन्न करते हैं। तो मेरा एक ही चीज कहने का मतलब है, अगर आप पाक साफ हैं तो निश्चित तौर पर सहयोग करिए, हर एक की अपनी प्रोसेसिंग होती है, आप आवाज उठाइए, संवैधानिक तरीके से आवाज उठाइए, लेकिन कानून जो हाथ में लेगा उसको कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। ईडी अगर मान लीजिए कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा है जो संदेहास्पद है और आपको उसको बुला करके पूछा जा रहा है, तो आप उसका जवाब दीजिए। इसलिए देश की जनता, शायद रमेश जी का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है जी।
देश की जनता जो है वो जानना चाहती है, जो इस तरह के लेन देन जिसको मैंने चुन करके भेजा उससे हम अपेक्षा नहीं करते, चाहे सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे पार्टी के कोई भी नेता। जी संभव रत्नेश जी शायद अभी जब मैंने कहा था कि तमाम लोगों ने इस मुद्दे को बड़ा हाईलाइट किया कि भारतीय जनता सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता क्यों सड़कों पर उतरे, तो मुझे लगता है कि नितिन गडकरी जी भारतीय जनता पार्टी के एक टॉप और सीनियर लीडर हैं। उनका एक स्टेटमेंट है, वो उन्होंने कहीं पर बोला था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई राजनीतिक दल अपने नेता के समर्थन में उतरेगा तो वो किस प्रकार उतरेगा, इसका निर्णय प्रधानमंत्री जी और सत्तारूढ़ दल नहीं करेगा, ये वो उस पार्टी के नेता और उस पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। तो जब इनकी बारी होती है तो वो मायने दूसरे होते हैं, और जब कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों की बात आती है तो मायने दूसरे हो जाते हैं। इसका मतलब सुन लीजिए संभव जी, इसका मतलब है मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूक। मतलब हमारी बारी हो तब आपके लिए लोकतंत्र नहीं होता, और जब आपकी बारी हो तो आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। इस तरह की तो चीजें करने वाले ये लोग बैठे हुए हैं। अभी मधु सर ने कुछ देर पहले ही आपको उदाहरण दिया है, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से उस चीज को समझना चाहिए था। रमेश ठाकुर जी, आप मुझे इस चीज को समझाइए, जैसे कि जो जांच एजेंसियां हैं उन पर जो राजनीतिक आरोप लगते हैं, तो क्या ऐसे में जांच एजेंसियां उन्हें बंद कर देना चाहिए, अपनी कार्रवाई को बंद कर देना चाहिए? और जैसा कि मधु सर ने अभी ये बात इसका जिक्र किया कि कहीं ना कहीं ईडी को कुछ प्रूफ जरूर मिले होंगे पूछताछ के दौरान, ऐसे कुछ क्लू जरूर मिले होंगे, तभी तो वहां पर छापा पड़ा है। देखिए संभव जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि ईडी के पास गिरफ्तारी का अधिकार है, और उस अधिकार की अगर हम बात करें तो ईडी के पास इतना मटेरियल हो चुका है कि इस केस में ये गिरफ्तारी कर सकते हैं कभी भी। अभी आपने अभी एक अपने शब्दों में ये कहा कि ईडी करे तो क्या करे, भाई सब कुछ कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है। इसका मतलब ये है ईडी कमजोर दिखाई दे रही है, ईडी यहाँ पे डर रही है कि अगर हमने गिरफ्तारी कर दी, ये जो सड़कों पे हंगामा कटा है हो सकता है ये दफ्तरों में ना आ जाए, यही तो है, यही तो मुझे डर लग रहा है। अगर थोड़ा सा आप पिछले दौर की बात करो, जब कांग्रेस की हुकूमत थी, जब अमित शाह जी को सीबीआई ने गिरफ्तार करा था, तो बाहर सड़क पे भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से हंगामा काट रहे थे, बावजूद भी सीबीआई ने उनको गिरफ्तार करा, तिहाड़ जेल में डाला। उसके बाद में पी चिदम्बरम का जब मामला हुआ था, पी चिदम्बरम साहब के जब जांच हो रही थी तब भी यही हंगामा हो रहा था, सीबीआई ने उनको गिरफ्तार करा। अगर पूरी केस की प्रवृत्ति आप समझो, हेलाड की अगर पूरे देखो, तो ये केस मुझे लग रहा है ईडी के लेवल का नहीं रहा है अब, क्योंकि शुरुआत में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, पैसों की अनियमितताएं हुई, तब तक तो ठीक लग रहा था कि ईडी की कार्रवाई है, लेकिन उसके बाद जो दर परत ये चीजें हुई हैं, तो ये लग रहा है ये सीबीआई का केस बन गया था। क्योंकि अब तक जो चीजें हुई हैं, जिस तरीके से छापामारी हो रही है, जिस तरीके से पकड़ धकड़ हो रही है, ये सीबीआई की प्रवृत्ति लगती है, ईडी का इतना नहीं लगता है। लेकिन दूसरी बात ये है, ठीक है सब कुछ है, ईडी का है, सीबीआई का, किसी का भी है, ये लड़ाई कहां तक जाएगी, इसका अंत कहां तक होगा। जब राहुल गांधी को जिस समय क्या नाम पूछताछ के लिए लास्ट टाइम में बुलाया गया था, उस समय किसी चैनल ने ये भी कह दिया था कि तिहाड़ जेल में एक कमरे को सजा दिया गया है, पुताई उताई भी उसकी हो गई है, इस तरह की बातें हो रही थी। जब लंबे टाइम पे 10-10, 12-12 घंटे संभव जी किसी भी नेता या किसी की जब अब पूछताछ होती है, तो उसका एंड आधार गिरफ्तारी बनता है। इस केस में गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आपके सामने दो उदाहरण है, सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार करवाया, संजय राउत को गिरफ्तार करवाया। इसमें क्या कर रहा है? इसमें मुझे लग रहा है ईडी की जो कार्यशैली है वो कमजोर होती दिखाई दे रही है। ईडी की जो कार्रवाई है, मुझे लग रहा है जो विश्वसनीयता जो बनी हुई है उस पे देखो आंच नहीं आने देना चाहिए। अगर आपको नहीं लगता, चार्जशीट आप करो, कोर्ट में भेजो तुरंत ही। अगर जब आप नहीं कर पा रहे हो तो कई सारी चीजें इसमें लीगल पक्ष को देखे अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है अभी जो त्रिपाठी जी हैं वो सही से बताएंगे। लीगल पक्ष मुझे लग रहा है ईडी का बहुत मजबूत हो चुका है, एविडेंस हैं, बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं जो गिरफ्तारी का आधार बनता है, लेकिन बावजूद भी हम लोग देख रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, पल्ले से बाहर उतरा हुआ है पूरा केस कि किसका इंतजार हो रहा है, अब क्या चाहिए। क्या नीचे आप जमीन खोद के कुछ एविडेंस निकाल के लाओगे, कोई मुर्दे उठ के खड़े हो जाएंगे कि हाँ इन्होंने करा था, ऐसा भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। चलिए मधु सर। देखिए रमेश जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। एक, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं टर्न डाउन हो जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं टर्न डाउन हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं टर्न डाउन हो जाते हैं। आपसे
जो इंटरोगेशन होता है, कुछ चीजें आती हैं, आप जाकर रेड करते हैं, इसका मतलब है ईडी के पास सफिशिएंट चीजें हैं। ईडी अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? मैं नहीं, जितने भी लीगल प्रोफेशन में लोग हैं उनके दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि क्या ये डर है कि कांग्रेस की जो एकमेव पार्टी, मतलब एकमेव परिवार है, जो सबसे पूज्य परिवार है कांग्रेसियों का, उनका डर है, हंगामा हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन है, क्यों नहीं अरेस्ट कर पा रहे हैं? एविडेंस इनके पास है। अगर आप एक अनपढ़ आदमी से पूछेंगे, क्षमा चाहता हूं विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपका मकान है, आप अपना मकान बेचते हैं, आप ही खरीदते हैं, आप अपने ही मकान को दूसरे नाम से लोन दे देते हैं, क्या हो रहा है? एक मोकरी नहीं है तो और क्या है? एक जो लेमैन है, जो सड़क का आदमी है, उसको भी समझ के आता है कि इसमें बहुत बड़ा घपला हुआ है। घपला क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये व्यवस्था है ट्रायल का। अब इनके पास एविडेंस है, एक नेक्ड आइट से, मतलब खुली आंखों से पता चल रहा है कि घपला हुआ। हाँ। आपके पास एविडेंस आ गया है, आप संजय राउत को तो अरेस्ट कर लेते हैं, आप सत्येंद्र जैन को तो अरेस्ट कर लेते हैं, आप टीएमसी के नेता को, कौन थे, पार्थ चटर्जी को अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी या अन्य जो हैं, उनमें ऐसा क्या प्रॉब्लम है आपको अरेस्ट करने में लग रहा है? कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन उठ रहा है कि क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात जो हमारे ठाकुर जी ने कही, एक मिनट में लेना चाहूंगा कि ये ईडी के बस का नहीं है, सीबीआई का। देखिए, जो मनी से रिलेटेड इशू है वो ईडी ही देखेगी, सीबीआई नहीं देखेगी। सीबीआई, अगर एक क्रिमिनल केस होता, कहीं मर्डर हुआ होता, वो चीजें होती तो सीबीआई को हैंडओवर किया जाता। मैं ड्यू रिस्पेक्ट कहूंगा कि मैटर ईडी का ही है, ईडी के पास फुल फ्लैश पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने और उनको ज्यादा एक ढंग से ओपन कर दिया, वोकल कर दिया, उनको इमीडिएटली इनको अरेस्ट करना चाहिए जी। और मधु सर, एक चीज और मैं, आप मुझे समझाइए इस चीज को, कि पहले ये कहा जाता था कि ईडी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है बीजेपी, लेकिन अब एक ऐसे नेता का बयान सामने आया, कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो माने जाते हैं, उनका बयान आया कि अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसके बाद से यहाँ पर ये विध्वंसक हथियार हो गया है बीजेपी के लिए। तो ऐसा ये बयान कोर्ट के ऑर्डर के लिए कितना अहम माना जाए सर? ये देखिए, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, हाँ, उनका कोई पार्टिकुलर प्रिंसिपल नहीं होता, वो बधे होते हैं, एक परिवार, एक व्यक्ति, एक आइडियोलॉजी जी। न्यायालय पर क्वेश्चन उठाने में, हमारी सेना पर क्वेश्चन उठाने में, हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज पर क्वेश्चन उठाने में जरा सा हिच नहीं होती। उनके अगर पक्ष का बात हो गई, उनको अगर रिलीफ मिल गया तो वाह वाह, अगर उनके अगेंस्ट बात हो गई तो वो इसी चीजें की एक प्रलाप करते हैं। इसको प्रलाप के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसी को कोई भी वीपन नहीं दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केवल एक चीज ये कहा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो अपना कार्य इंडिपेंडेंट वे में कर रही है। उसके पास जो पावर दिया है वो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के तहत दिया गया है और संवैधानिक प्रारूपों के तहत ईडी कार्य कर रही है, संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत ईडी कार्य कर रही है। चलिए रत्नेश जी जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए संभव जी, अभी जो मुकुल त्रिपाठी जी बोल रहे थे, आपने जो प्रश्न उठाया ना कि ये घातक हथियार बन गए, ये बहुत अच्छी बात आपने आज बोली। ये मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, ये कांग्रेस के नेता ने बोला है। लीडर ने बोला ना, मैंने नहीं बोला। मैं उसमें एक चीज और जोड़ रहा हूँ, ये केवल घातक हथियार नहीं बना है, ये ब्रह्मास्त्र बन गया है। इसका प्रयोग कर दीजिए तो घराशायी होना तय है। और अगर कहीं कमजोर योद्धा हुआ तो वो तो फिर सरेंडर कर जाएगा, जैसे सत्येंद्र जैन का, यानी कि रत्नेश जी यानी कि जिस दिन गिरफ्तारी होगी उस दिन यानी कि बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं आप लोग। दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा नहीं होगा, स्थिति संभल पाएगी नहीं संभल पाएगी संभव की। और रही बात सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय के ही पूर्व न्यायाधीश ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है लेकिन अचूक नहीं है, उससे भी गलतियां होती हैं। और इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के नागरिकों को और भारतीय संविधान ने भारत के नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी पुनर्विचार करने की याचिका दायर करने का अधिकार दे रखा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में भी त्रुटि हो सकती है। एक एक कमेंट लूंगा मैं। रमेश ठाकुर जी आपसे जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। छोटा सा कमेंट सर। पॉलिटिकल पार्टियों के जितने भी कार्यकर्ता है, ये थोड़ा सा अपने विवेक से इनको काम लेना चाहिए। बिल्कुल अभी त्रिपाठी जी ने सही कहा, ये पार्टी के सिद्धांत और प्रिंसिपल से इतने बंधे हुए होते हैं
जो परिवार हैं, चाहे कांग्रेसी के लिए कह लो गांधी परिवार, और भारतीय जनता पार्टी के लिए मोदी शाह, और दूसरी पार्टियों के लिए उनका खानदान, तो वो जैसे करें, गलत करें तो हम भी गलत कहेंगे, यस करेंगे तो यस करेंगे, नो करेंगे तो नहीं। इस प्रॉपर्टी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको, मैं इस समय कांग्रेसियों को कहना चाह रहा हूं, इस समय अगर ईडी की जो कार्रवाई चल रही है, भाई मेरे दूध का दूध पानी का पानी बिल्कुल सामने है, गलत हुआ है, बहुत अनियमितताएं हुए हैं, अगर कार्रवाई हो रही है तो कानून के हिसाब से होने दो, जरूरत नहीं है आपको हंगामा काटने के लिए। अगर वो गलत होंगे तो सजा मिलेगी, अगर सही होगी तो सुप्रीम कोर्ट बैठे हुए, सारे कोर्ट बैठे हुए हैं, वहां ट्रायल में जाएगा तो बाहर आ जाएगी। जी मधु सर, जल्दी से कमेंट कीजिए, छोटा सा कमेंट। देखिए शंभू जी, अभी रत्नेश जी ने कहा कि पूर्व न्यायाधीश, देखिए पूर्व जब तक आदमी सीट पर होता है वो जज होता है, न्यायाधीश होता है, उसकी व्यक्तिगत आइडियोलॉजी नहीं होती। जैसे ही वो रिटायर होता है उसकी आइडियोलॉजी हो जाती है, कोई कांग्रेस में चला गया, कोई बीजेपी में चला गया। रिटायर होने के बाद वो स्टेटमेंट क्या दे रहा है, दैट्स इररिलेवेंट। आप जस्टिस मार्कंडे काटजू को देख लीजिए, कब कहाँ क्या बोल देते हैं, लेकिन जब तक वो सीट पर हैं तब तक वो बहुत मायने रखते हैं, बयान बिल्कुल मायने रखते हैं, और वो संविधान से बधे हुए संविधानिक प्रोटोकॉल, उनका एक प्रोटोकॉल होता है। तो हमें व्यवस्था करनी है, हमें देखना है कि माननीय न्यायाधीश क्या कह रहे हैं। जी रमाकांत जी, आखिरी कमेंट आपका, क्लोजिंग। हाँ, देखिए अभी जो भी संस्थाएं हैं उसके ऊपर में जो कार्रवाई चल रही है उसके वो संशय की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। कुछ ऐसे तथ्य होते हैं तभी तो उस एजेंसियां जो है उसके ऊपर में कार्रवाई। ये देश संविधान और कानून से चलता है, कानून के दायरे से कोई बाहर नहीं जा सकता, संविधान के दायरे से कोई बाहर नहीं जा सकता, इसीलिए हर चीज पर संशय नहीं करते। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आप चारों लोगों का, रमेश जी आपका, रत्नेश जी आपका, रमाकांत जी आपका, मधु सर आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए सर। तो ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में हाल ही में सोनिया गांधी से पूछताछ की थी, राहुल गांधी से भी पूछताछ की थी, और साथ ही इतना ही नहीं, इससे पहले राहुल गांधी से जो पूछताछ हुई थी उसके बाद यहां पर लग रहा था कि सोनिया गांधी से आगे पूछताछ हो सकती है, उसके बाद सोनिया गांधी से भी पूछताछ हुई, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ ना कुछ ईडी को क्लू जरूर मिले हैं, जिसके बाद ये छापा पड़ा है नेशनल हेराल्ड में। और उधर कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ देश भर में सत्याग्रह किया, देश भर में प्रदर्शन किया, और कांग्रेस ने ईडी की छापेमारी को लेकर कहा यह चौंकाने वाला है, और ये राजनीतिक बदलने के जो राजनीतिक बदले की कार्रवाई होती है उसको लेकर कहा कि यह राजनीतिक बदले के अलावा कुछ और नहीं है। बहरहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।